आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। लंबे इंतजार के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाजे पर शुरू हुई समाअत कुछ ही मिनटों में जनवरी तक के लिए टल गई, जो अब अगले साल 2019 में बेंच पर फैसले के बाद होगी। इसी मामले पर सहाफियों का ग्रुप जब AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी के पास पहुंचा तो कुछ सवालों पर उन्होंने उन्हें लाजवाब कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। अरे प्लीज नहीं देखिए इस तरह के जन्युधारू के सवालात मत करिए। आप ये जन्युधारू सवालात मत करिए। आप जर्नलिस्ट हैं, आप तो इम्पार्शियल रहना चाहिए, इस तरह मत करिए। ये सवाल और जवाब का दौर है AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी और मकामी सहाफियों के बीच का, जहां उन्होंने नई बेंच में मुस्लिम का न होने के सवाल पर सहाफी को लाजवाब कर दिया। अपने नुकीले जवाबात के लिए एक अलग पहचान रखने वाले ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से एक सवाल के जवाब में एक सहाफी को बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया कि ये आपका सवाल गलत है। आप इस सवाल ऐसा सवाल करके गैर जरूरी आप एस्पर्शंस और मोटिव्स एट्रीब्यूट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। खुदा ना खास्ता आपको कहीं आप कंटेम्प्ट में आ जाएंगे, तो मत कैसे सवालात मत करिए, एहतियात करिए। कहीं ना कहीं आप नहीं कहीं ना सवाल देखिए, सवाल कहीं ना कहीं या क्योंकि चुनाचे का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने ये फैसला लिया है, ये इनका कंसिडर्ड डिसीजन है कि ये मसले को जनवरी में एक अप्रोप्रिएट बेंच के पास जाएगा, वो तारीख तय करेंगे। बाबरी मस्जिद जमीन तनाजे को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन महज 3 मिनट में ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली बेंच ने इसे जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया। उस दिन पहले ये तय होगा कि मामले की समाअत नई बेंच करेगी या पुरानी। इसकी जानकारी मिलते ही मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि अदालत हिंदू तबके के सब्र का इम्तिहान न ले, जिसके जवाब में ओवैसी ने गिरिराज को ही मुल्क का नया अटॉर्नी जनरल बनाने की तंजिया अपील कर दी। 72 साल से जब से कोर्ट में केस गया, कई दशक हो गए और कोर्ट निर्णय नहीं ले रहे। ये सब्र की सीमा अब पार कर रहा है और हिंदू शालीन है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके सब्र की परीक्षा ली जाए। अब विस्फोट होने की स्थिति में हिंदुओं का सब्र आ गया है, इसलिए इसकी परीक्षा अब ना ले। जब जनवरी में हियरिंग होगी तो मोदी प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि अपने अटॉर्नी जनरल को चेंज कर दें और मोहतरम जनाब गिरिराज सिंह जो एक्सपर्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस के, उनको खड़ा कर दें कोर्ट में और कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दें कि योर लॉर्डशिप, हिंदुओं का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं मोदी प्राइम मिनिस्टर को कि गिरिराज को अटॉर्नी जनरल बना दीजिए और इनको जनवरी में हियरिंग जब होगी वो खड़े रह के ये जुमला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दीजिए। बाबरी मस्जिद मामले पर अदालत उज़्मा के रुख पर एक बार फिर इस मामले पर ऑर्डिनेंस लाने की चर्चा तेज हो गई, लेकिन ओवैसी ने इस मामले पर भी मोदी हुकूमत को निशाने पर लिया। अरे लाइए ना, फिटकार पड़ेगी, लाइए ना ऑर्डिनेंस। लाया तो अब देखिए अब क्या होने वाला है। जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तो कहीं पर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है ट्रिपल तलाक। आपने पहला जुमला लिख दिया। देखिए अभी ऑर्डिनेंस लाएंगे। अरे भाई लाके बताइए ना। सर अगर ऑर्डिनेंस आता है तो उस सूरत में क्या करेगी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी? अरे पहले तो लाइए ना, लाइए तो सही ऑर्डिनेंस। चलिए बताइए ऑर्डिनेंस। अरे ऑर्डिनेंस लाके बताइए। चलिए 56 इंच की सारे सीना है तो लाइए बताइए। चलिए ऑर्डिनेंस लाइए। एक CBI में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाएंगे। लाइए ऑर्डिनेंस। चलिए। आज की समाअत बाबरी मस्जिद की मुतनाज़े जमीन को 3 हिस्सों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर होने थी, जिसकी संजीदगी को समझते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अर्जेंट समाअत से इनकार कर दिया। लेकिन सबरीमाला के बाद बीजेपी खेमे से सुप्रीम कोर्ट पर आ रहे बयानात का क्या मतलब निकाला जाए, या फिर CBI और राफेल जैसे मामलों में फंसी मरकजी सरकार अवाम को क्या पैगाम
देना चाहती है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। और अपनी नई किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने पीएम मोदी पर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। एक तकरीब में बेंगलुरु में दिए थरूर के बयान को लेकर मजहबी सियासत शुरू हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। अपनी तल्ख बयानी को लेकर मशहूर कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने एक बार फिर मुतनाज़िर बयान दिया है। अपनी नई किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर को लेकर उन्होंने पीएम को बिच्छू तक बताया। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग का जिक्र कर कांग्रेस के लिए नई मुसीबत मोल ले ली है। थरूर के बयान को कांग्रेस की जहनियत बताते हुए मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने पलटवार करने में देरी नहीं दिखाई। हालांकि इस दौरान गिरिराज पाकिस्तान का नाम लेना नहीं भूले। Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand, and you cannot hit it with a chappal either. And if you think about it, that's a very, very profound understanding of the relationship. Because if you remove a scorpion with your hand, you'll get stung very badly. But if you hit a shivling with a chappal, then you've undermined all the sacred tenets of the faith that you hold and that the scorpion is sitting on. So ultimately, you live with it. With seething frustration, that may well be. काश ये हिंदुस्तान है, अगर पाकिस्तान होता तो शशि थरूर के जुबान चुप कर दिए गए होते। और उन्होंने जो टिप्पणी की है, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया है, 125 करोड़ हिंदुओं को अपमानित किया है, भगवान शिव को गाली दिया है, भगवान शिव पर चप्पल फेंकने की बात की है। हालांकि बाद में अपने बयान की वजाहत पेश करते हुए शशि थरूर ने इसे समझने की कोताही करार दिया। उन्होंने कहा कि जाकर लोग मेरे वीडियो को गौर से सुने, लेकिन जिसको तनाजा पैदा करना है उसे वही सुनाई देगा। You have to go see the video. Go and see the video of my speech. I don't have to make the same. I don't have to make the same speech twice. No, sir, you quoted RSS. I'm sorry. I don't trust any of you guys. You are distorting and quoting our. Go and listen to the speech. आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर शशि थरूर का ये अंदाज कोई नया नहीं है, लेकिन मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाकर सुर्खियां बटोरना कहां तक ठीक है। ऐसे में फैसला आवाम को ही लेना पड़ेगा कि आखिरकार मुल्क में कब तक मजहबी खेल चलता रहेगा, जबकि हर एक मजहब मोहब्बत की, अमन की और कौमी यकजहती का ही पैगाम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू के सियासी लीडरान से मुलाकात पर सियासत शुरू हो गई है। उन्होंने हफ्ते के रोज जेडीयू के साबिक सदस्य शरद यादव, एनसी लीडर फारूक अब्दुल्ला समेत दीगर लीडरान से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद अजीम इत्तेहाद को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। कर्नाटक में हलफ बर्दारी तकरीब के मौके पर अपोजिशन लीडरान के पहुंचने को इत्तेहाद के नजरिए से देखा जाने लगा था। हालांकि बाद में यूपी लीडरान के बदले रुख के बाद इत्तेहाद टूटने की बात कही जाने लगी। इस बीच कांग्रेस के हमदर्द समझे जाने वाले शरद यादव से चंद्रबाबू की मुलाकात को भी अजीम इत्तेहाद के नजरिए से देखा जा रहा है। Well, the Chief Minister of Andhra Pradesh bringing to the notice of the country by meeting various opposition parties, the practice followed by Prime Minister Narendra Modi and NDA government, targeting the opposition ruled states. When Chandrababu Naidu was part of NDA alliance, then it was all praise for him, but indiscriminately targeting state of Andhra Pradesh for his personal ego with Chief Minister of Andhra Pradesh, not giving the due share funds to the state of Andhra Pradesh, conducting illegal raids on the members of parliament belonging to the TDP. This is the practice adopted by Narendra Modi's government. Wherever the opposition parties in governance, wherever the opposition parties like Congress party in Karnataka, the ministers of Congress party in Karnataka state government has been targeted. This is highly deplorable
all the opposition parties should come together, fight against this corrupt and anti-democratic, anti-constitutional practice adopted by the Prime Minister and his party. आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। लंबे इंतजार के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाजे पर शुरू हुई समाअत कुछ ही मिनटों में जनवरी तक के लिए टल गई, जो अब अगले साल 2019 में बेंच पर फैसले के बाद होगी। इसी मामले पर सहाफियों का ग्रुप जब AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी के पास पहुंचा तो कुछ सवालों पर उन्होंने उन्हें लाजवाब कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। अरे प्लीज नहीं देखिए इस तरह के जन्युधारू के सवालात मत करिए। आप ये जन्युधारू सवालात मत करिए। आप जर्नलिस्ट हैं, आप तो इम्पार्शियल रहना चाहिए, इस तरह मत करिए। ये सवाल और जवाब का दौर है AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी और मकामी सहाफियों के बीच का, जहां उन्होंने नई बेंच में मुस्लिम का न होने के सवाल पर सहाफी को लाजवाब कर दिया। अपने नुकीले जवाबात के लिए एक अलग पहचान रखने वाले ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से एक सवाल के जवाब में एक सहाफी को बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया कि ये आपका सवाल गलत है। आप इस सवाल ऐसा सवाल करके गैर जरूरी आप एस्पर्शंस और मोटिव्स एट्रीब्यूट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। खुदा ना खास्ता आपको कहीं आप कंटेम्प्ट में आ जाएंगे, तो मत कैसे सवालात मत करिए, एहतियात करिए। कहीं ना कहीं आप उससे नहीं कहीं ना सवाल देखिए, सवाल कहीं ना कहीं या क्योंकि चुनाचे का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने ये फैसला लिया है, ये इनका कंसिडर्ड डिसीजन है कि ये मसले को जनवरी में एक अप्रोप्रिएट बेंच के पास जाएगा, वो तारीख तय करेंगे। बाबरी मस्जिद जमीन तनाजे को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन महज 3 मिनट में ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली बेंच ने इसे जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया। उस दिन पहले ये तय होगा कि मामले की समाअत नई बेंच करेगी या पुरानी। इसकी जानकारी मिलते ही मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि अदालत हिंदू तबके के सब्र का इम्तिहान न ले, जिसके जवाब में ओवैसी ने गिरिराज को ही मुल्क का नया अटॉर्नी जनरल बनाने की तंजिया अपील कर दी। 72 साल से जब से कोर्ट में केस गया कई दशक हो गए और कोर्ट निर्णय नहीं ले रहे। ये सब्र की सीमा अब पार कर रहा है और हिंदू शालीन है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके सब्र की परीक्षा ली जाए। अब विस्फोट होने की स्थिति में हिंदुओं का सब्र आ गया है, इसलिए इसकी परीक्षा अब ना ले। जब जनवरी में हियरिंग होगी तो मोदी प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि अपने अटॉर्नी जनरल को चेंज कर दें और मोहतरम जनाब गिरिराज सिंह जो एक्सपर्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस के, उनको खड़ा कर दें कोर्ट में और कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दें कि योर लॉर्डशिप, हिंदुओं का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं मोदी प्राइम मिनिस्टर को कि गिरिराज को अटॉर्नी जनरल बना दीजिए और इनको जनवरी में हियरिंग जब होगी वो खड़े रह के ये जुमला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दीजिए। बाबरी मस्जिद मामले पर अदालत उज़्मा के रुख पर एक बार फिर इस मामले पर ऑर्डिनेंस लाने की चर्चा तेज हो गई, लेकिन ओवैसी ने इस मामले पर भी मोदी हुकूमत को निशाने पर लिया। अरे लाइए ना, फिटकार पड़ेगी, लाइए ना ऑर्डिनेंस। लाया तो अब देखिए अब क्या होने वाला है। जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तो कहीं पर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है ट्रिपल तलाक। आपने पहला जुमला लिख दिया। देखिए अभी ऑर्डिनेंस लाएंगे। अरे भाई लाके बताइए ना। सर अगर ऑर्डिनेंस आता है तो उस सूरत में क्या करेगी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी? अरे पहले तो लाइए ना, लाइए तो सही ऑर्डिनेंस। चलिए बताइए ऑर्डिनेंस। अरे ऑर्डिनेंस लाके बताइए। चलिए 56 इंच की सारे सीना है तो लाइए बताइए। चलिए ऑर्डिनेंस लाइए। एक सीबीआई में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाएंगे। लाइए ऑर्डिनेंस। चलिए। आज की समाअत बाबरी मस्जिद की मुतनाज़े जमीन को 3 हिस्सों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर होने थी, जिसकी संजीदगी को समझते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अर्जेंट समाअत से इनकार कर दिया।
लेकिन सबरीमाला के बाद बीजेपी खेमे से सुप्रीम कोर्ट पर आ रहे बयानात का क्या मतलब निकाला जाए, या फिर सीबीआई और राफेल जैसे मामलों में फंसी मरकजी सरकार अवाम को क्या पैगाम देना चाहती है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। और अपनी नई किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने पीएम मोदी पर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। एक तकरीब में बेंगलुरु में दिए थरूर के बयान को लेकर मजहबी सियासत शुरू हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। अपनी तल्ख बयानी को लेकर मशहूर कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने एक बार फिर मुतनाज़िर बयान दिया है। अपनी नई किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर को लेकर उन्होंने पीएम को बिच्छू तक बताया। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग का जिक्र कर कांग्रेस के लिए नई मुसीबत मोल ले ली है। थरूर के बयान को कांग्रेस की जहनियत बताते हुए मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने पलटवार करने में देरी नहीं दिखाई। हालांकि इस दौरान गिरिराज पाकिस्तान का नाम लेना नहीं भूले। And the man says, Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand, and you cannot hit it with a chappal either. And if you think about it, that's a very, very profound understanding of the relationship. Because if you remove a scorpion with your hand, you'll get stung very badly. But if you hit a shivling with a chappal, then you've undermined all the sacred tenets of the faith that you hold and that the scorpion is sitting on. So ultimately, you live with it with seething frustration. That may well be. काश ये हिंदुस्तान है, अगर पाकिस्तान होता तो शशि थरूर के जुबान चुप कर दिए गए होते। और उन्होंने जो टिप्पणी की है, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया है, 125 करोड़ हिंदुओं को अपमानित किया है, भगवान शिव को गाली दिया है, भगवान शिव पर चप्पल फेंकने की बात की है। हालांकि बाद में अपने बयान की वजाहत पेश करते हुए शशि थरूर ने इसे समझने की कोताही करार दिया। उन्होंने कहा कि जाकर लोग मेरे वीडियो को गौर से सुने, लेकिन जिसको तनाजा पैदा करना है उसे वही सुनाई देगा। You have to go see the video. Go and see the video of my speech. I don't have to make the same. I don't have to make the same speech twice. No, sir, you quoted RSS. I'm sorry. I don't trust any of you guys. You are distorting and quoting our. Go and listen to the speech. आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर शशि थरूर का ये अंदाज कोई नया नहीं है, लेकिन मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाकर सुर्खियां बटोरना कहां तक ठीक है। ऐसे में फैसला आवाम को ही लेना पड़ेगा कि आखिरकार मुल्क में कब तक मजहबी खेल चलता रहेगा, जबकि हर एक मजहब मोहब्बत की, अमन की और कौमी यकजहती का ही पैगाम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू के सियासी लीडरान से मुलाकात पर सियासत शुरू हो गई है। उन्होंने हफ्ते के रोज जेडीयू के साबिक सदस्य शरद यादव, एनसी लीडर फारूक अब्दुल्ला समेत दीगर लीडरान से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद अजीम इत्तेहाद को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। कर्नाटक में हलफबरदारी तकरीब के मौके पर अपोजिशन लीडरान के पहुंचने को इत्तेहाद के नजरिए से देखा जाने लगा था। हालांकि बाद में यूपी लीडरान के बदले रुख के बाद इत्तेहाद टूटने की बात कही जाने लगी। इस बीच कांग्रेस के हमदर्द समझे जाने वाले शरद यादव से चंद्रबाबू की मुलाकात को भी अजीम इत्तेहाद के नजरिए से देखा जा रहा है। Well, the Chief Minister of Andhra Pradesh bringing to the notice of the country by meeting various opposition parties, the practice followed by Prime Minister Narendra Modi and NDA government, targeting the opposition ruled states. When Chandrababu Naidu was part of NDA alliance, then it was all praise for him. But indiscriminately targeting state of Andhra Pradesh for his personal ego with Chief Minister of Andhra Pradesh, not giving the due share funds to the state of Andhra Pradesh, conducting illegal raids on the members of parliament belonging to the TDP. This is the practice adopted by Narendra Modi's government. Wherever the opposition parties in governance,
Wherever the opposition parties like Congress party in Karnataka, the ministers of Congress party in Karnataka state government has been targeted. This is highly deplorable. All the opposition parties should come together, fight against this corrupt and anti-democratic, anti-constitutional practice adopted by the Prime Minister and his party. मजलिस उलमा की जानिब से बेंगलुरु में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें कि रियासत भर के उलमा हजरात ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। मस्जिद उलमा गुज़िश्ता 13 सालों से नए उलमा की तरबियत देने का काम करती रही है, जिसमें तमाम मकतब फिक्र के उलमा इत्तेहाद पैदा करने की गरज से काम करते हैं। 2 रोजा तकरीब में पूरी रियासत के उलमा शामिल हुए, जिसमें कि बिरादराने वतन से ताल्लुकात और दावत इस्लाम उन्वान पर चर्चा की गई। ये 2 रोज़ा वर्कशॉप हमारा जो मुनक़िद हुआ वो स्टेट लेवल का था। दावत इल्लाह उसका मरकज़ी मौजू रहा। इसमें 250 उलमा पूरे रियासत भर से अल्हम्दुलिल्लाह शरीक रहे, जो हिंदुस्तान के मारूफ दीनी मदारिस के फाजिल फुज़ला हैं, मुख्तलिफ़ मशारिब के लोग हैं। देखिए, इसका असल मकसद ये था कि मुसलमानों में, क्योंकि ये सारे उलमा ही इकट्ठा हुए थे, कर्नाटक लेवल के सारे उलमा थे, इनका मकसद ये था कि हम जिस वतन में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसमें जो है वो किस तरीके से रहा जाए, बल्कि ये कह लीजिए कि अक़लियत अक्सरियत के साथ कैसे रहे, एक ये बात थी। और दूसरी बात ये है कि दावत दीन जो हमारा ज़िंदगी का मिशन है, उसको कैसे जो है वो अमली शक्ल में किया जाए। 2 दिन प्रोग्राम रहा, जिसमें मरकज़ी मौजू इस्लाम की दावत बंदगान खुदा को पहुंचाने का, उसके क्या इफादी पहलू हैं, समाजी हालात कैसे हैं और इसके तरीक़े क्या होने चाहिए, हमारा उसलूब क्या होना चाहिए, मेंबर और महराब से उम्मत के अंदर ये मिजाज कैसे पैदा किया जाए, इन उमूर पर मुश्तमिल ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में बातें हुई हैं। जंग आज़ादी के दौर से ही मुल्क के उलमा का अहम रोल रहा है। ऐसे में मजलिस उलमा का ये कदम मुल्क के माहौल को साजगार करने में अहम रोल अदा कर सकता है। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले का मुद्दा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक की हिंदू तंजीमों ने भी केरला हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला और इस दौरान सीपीआई हुकूमत को हिंदू मुखालिफ बताते हुए अकीदतमंदों पर कार्रवाई पर नाराजगी जताई। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सबरीमाला मंदिर में औरतों के दाखिले से रोक हटा दी है। हालांकि मंदिर के कपाट खोलने के बाद भी अदालत के फैसले पर अमल नहीं हो पाया है। संतोष कुमार जी के नेतृत्व में आज हमने संप्रदाय संस्कृति परंपरा रक्षण होना चाहिए हो गया है, वो वापस लेना है, वो और केरला गवर्नमेंट को वजह करना है। वो जन आंदोलन हो रहा है केरला में, 30 करोड़ भक्तों को असमाधान है कोर्ट का तीर्प में, इसलिए शबरीमला का शिष्टाचार क्या भी व्यत्यास होना नहीं चाहिए। शबरीमला का शिष्टाचार वैसा ही होना चाहिए कि क्योंकि शबरीमला क्षेत्र का संप्रदाय व्रताचरण अलग है, उस वास्ते ये सभी समझाना पड़ेगा। वो और मनवी कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को, ये मरुपरिशीलन करना चाहिए, पुनः परिशीलन करना चाहिए। इसके साथ में जन विरोधी सरकार है केरल में, हिंदू विरोधी सरकार है केरल में, हिंदू संस्कृति का विरोध हो रहा है और भक्तों जनों का भावना का धक्का हो रहा है। इससे वास्ते ये सरकार को वजह करना चाहिए। और हैदराबाद में बीजेपी नौजवान विंग तकरीब में पार्टी सदर अमित शाह ने फिर एआईएमआईएम को निशाने पर लिया। रियासती हुकूमत के सहारे शाह ने कहा कि अपने सियासी मफाद के लिए कुछ जमातें ऐसे लोगों को हवा दे रही हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिन खत्म होने वाले हैं। और इस मौके पर शाह ने अजीम इत्तेहाद को भी नकारा। उन्होंने निजाम हैदराबाद को भी निशाने पर लिया। इससे पहले वजीर दाखिला राजनाथ सिंह समेत कई लीडरान इस तकरीब में पहुंचे थे, जिसमें कि सभी ने 2019 में बीजेपी की वापसी के दावे किए। यहां पर तेलंगाना सरकार ने
हैदराबाद विमोचन दिन को मनाना बंद कर दिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। भारत के लिए तेलंगाना के वीर जवानों ने आहुति दी। पूरा हैदराबाद, पूरा तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र का हिस्सा निजाम के रजाकारों के निर्दय अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन किया और हजारों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। उसको उन्होंने मजलिस के डर से बंद कर दिया है, ओवैसी के डर से बंद कर दिया है। मैं आप सबको और तेलंगाना की महान जनता को बताना चाहता हूं कि अब गिने चुने दिन बाकी है। तेलंगाना में भी सरकार बदलने वाली है और फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। असेंबली इंतखाबात को देखते हुए हैदराबाद पुलिस ने फ्लैग मार्च का इनेकाद किया, जिसमें कि पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार समेत तमाम अफसरान शामिल हुए। आरएएफ समेत रियासती पुलिस के 6 प्लेटों के साथ ही पुलिस ने मार्च निकाला। 750 पुलिस और हिफाजती दस्तों के सहारे अवाम में यकीन पैदा करने की गरज से इस मार्च का एहतमाम किया गया था। पुराने शहर के हसास इलाकों में निकाले गए इस मार्च पर इलाकाई अवाम की भी नजरें टिकी हुई थी। वाज़ेह है कि आने वाले 7 दिसंबर को तेलंगाना में वोटिंग होनी है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें जोर आजमाइश कर रही हैं। इधर जगनमोहन रेड्डी पर हमले की जांच के लिए वाईएसआरसीपी लीडर ने आज वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच रियासत से बाहर की एजेंसी से कराई जाए, क्योंकि रियासती हुकूमत पर उनको भरोसा नहीं है। वाज़ेह है कि विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगनमोहन रेड्डी पर चाकू से हमला हुआ था, जिसके बाद वीवीआईपी हिफाजत पर ही सवाल उठने लगे हैं। एक मुश्तबा शख्स खुद को रेड्डी का हामी बताकर उनसे सेल्फी का मुतालबा कर रहा था। इसी दौरान उसने उनके बाजू पर चाकू मार दिया था। We have submitted a memorandum to the Honorable Home Minister of India saying that an investigation, impartial investigation by a neutral agency other than AP Police has to be conducted in order to bring the truth in this particular case. For the simple reason that we have absolutely no confidence on Andhra Pradesh government, for the reason that the Chief Minister himself has given a statement even before investigation is commenced that this particular person who has attempted the murder on YS Jagan Mohan Reddy Garu is YSR Congress Party sympathizer. That is the statement what he has issued. And further, CM himself has said that because the incident has happened within the premises of the airport, it doesn't come under the jurisdiction of state government. Further, the DGP himself, DGP of Andhra Pradesh, has given a clean chit even before investigation is commenced to the accused. The YSRCP ex-MPs made a representation to the Home Minister. It established what was the conspiracy expressed by our Chief Minister as a part of hatching up a plan to destabilize the state government. As a part of it, they came to the center and gave a representation to the Home Minister, stating that to take action against the state government who are not properly acted in case of Jagan Mohan Reddy, and also to take up the investigation by a central agency. That was their main demand. According to them, the main demand, the investigation has to be entrusted to some other central agency. My first submission is, central agency had already been conducted the investigation against Jagan Mohan Reddy and found 43,000 crores has been misappropriated and made by way of corruption by abusing the position of the Chief Minister of his father and misusing the government machinery. तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 3 लोगों की मौत के बाद शहर में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी लोग सफाई जैसी बातों पर गौर करें। वाज़ेह है कि बदलते मौसम में शहर के अस्पताल
मरीजों से भर गए हैं। Actually, for the past 1 month, we are getting few cases, fever-related patients admitted. But when compared to last year, the fever patients drastically it has come down. Normally, as an average of 1 or 2 dengue patients are getting treatment regularly. Right now, we are having 3 patients getting treatment for dengue. And as far as swine flu is concerned, recently, for the past 2 weeks, we are getting now and then few patients, and most of the patients they are getting treated outside, that is from in a private hospital. Then they landed here in the terminal stage with multi-organ failure or respiratory failure with the supportive ventilators, and the BP also maintained with ionotraps. Something like that. We had 2 patients yesterday morning and night. They died within 1 hour of the hospital admission. So actually, as far as swine flu is concerned, the newer strain has come, and our Tamil Nadu Medical Supply Corporation has provided vaccine. Recently, according to this Mexican strain, they have prepared the vaccine, and the vaccines are available now. So the risk group, high risk group, and those who are handling these patients are vaccinated. तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी इस्लाम के साथ। थोड़ी देर बाद लेकर हाजिर हो रहे हैं रियासत की सियासत बुशरा खानम फहद के साथ।